सेल्फ स्टडी की इस अनोखी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अध्याय। आज के अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में और इन्हें हम ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। इनका उत्तर आपको बताएंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। कैसे उत्तर को जाने, एक प्रश्न के उत्तर को हमें जानना है और वो किस प्रकार से जाने, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे हमारे पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न क्या है कि बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण दिया। अब किसने भारत पर आक्रमण के लिए बाबर को निमंत्रण दिया? देखते हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण क्यों किया। क्योंकि भारत में क्या थी? अपार दौलत थी, संपदा थी। तो ये बाबर किस लिए भारत पर आक्रमण करेगा? अपार दौलत को लूटने के लिए करेगा। हम अगर किसी को निमंत्रण देते हैं तो वो भी देखता है कि भाई अगर निमंत्रण है तो है क्या वहां पर ऐसा। तो बाबर ने देखा कि यहां पर क्या है? दौलत है। क्या है? भारत में दौलत है, इसलिए बाबर को निमंत्रण दिया था। किसने दिया था? तो आइए देखते हैं। और बाबर ने इसलिए आक्रमण किया था क्योंकि यहां पर दौलत है और यहां पर क्या है? अटूट दौलत है, वहां लूटने का यहां पर इसको मौका मिलेगा। तो देखते हैं किसने किया था। तो वो किया था दौलत खां लोदी और आलम खां ने। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य था यहाँ की दौलत को लूटना। तो बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण कौन देगा? दौलत खां ही देगा, क्योंकि बाबर को दौलत लूटनी थी भारत की। तो दौलत खां लोदी और आलम खां ने इनको निमंत्रण दिया था। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि बाबर को भारत में दौलत लूटनी थी, दौलत के लिए उसने क्या किया था? आक्रमण किया था और यहाँ पर दौलत खां ने ही उन्हें निमंत्रण दिया था। नेक्स्ट है हम्पी अवशेष है। हम्पी। अब देखना कि हम और पी को अगर अलग अलग करें तो हम मतलब हो जाएगा हम और पी मतलब पीना। तो हम कब पीते हैं? जब कोई विजयी हो जाते हैं, जब कोई बड़ा चुनाव जीत जाते हैं, कोई बड़ी बात हो जाती है, पार्टी देते हैं तो हम पीते हैं, है ना, विजयी हो जाते हैं। तो हम्पी अवशेष हैं, काय के हैं? देखना उत्तर है इसका विजयनगर साम्राज्य के। तो हम कब पीते हैं? जब हम विजय हो जाते हैं या विजयी हो जाते हैं, कोई बड़ा काम कर लेते हैं, उस काम में हम विजयी हो जाते हैं तो हम पीते हैं, है ना। तो हम्पी अवशेष हैं विजयनगर साम्राज्य के, इसको ऐसा याद कर सकते हैं। और होयसल वंश की राजधानी थी। होयसल, होय और सल अलग अलग कर दो, यहां से उत्तर निकलेगा अपना। होय और सल वंश की राजधानी थी। किस वंश की राजधानी थी? होयसल, ऐसा यहां पर पूछा गया है। तो होय अलग कर दो, सल अलग कर दो। तो होय से मतलब होता है कि होना और सल से मतलब होता है सल। सल एक प्रकार की चिंता होती है। तो अगर चिंता होगी और सल और चिंता एक दूसरे के पर्यायवाची है। तो होय सल वंश की राजधानी कौन होगी? होय सल। तो होय सल तो हम क्या करेंगे? अपने घर का दरवाजा बंद करेंगे, द्वार जिसे कि बोलते हैं। तो होयसल वंश की राजधानी थी। तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा? देखते हैं, द्वार समुद्र। तो होयसल तो द्वार समुद्र का बंद करेंगे। अगर आपको सल है तो आप क्या करेंगे? द्वार बंद करके जाएंगे अपने घर का, समुद्र का, है ना। तो होयसल वंश की राजधानी कौन होगी? द्वार समुद्र, क्योंकि सल है हमें, होयसल तो द्वार आप बंद करें। तो होयसल वंश की राजधानी क्या है? द्वार समुद्र। अब देखें, सीसा का सिक्का चलवाया था। शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? देखते हैं। शीशा काय में लगा होता है? शीशा घर में लगा होता है, वाहनों में लगा होता है ना। वाहन आपने देखे होंगे, कार, ट्रक आदि, उनमें शीशा लगा होता है। तो शीशा का सिक्का कौन चलवाया है? देखते हैं। इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। इसका उत्तर क्या होगा? शीशा का सिक्का कौन चलवाया था? उत्तर होगा सातवाहन वंश। वाहन में शीशा लगा होता है
तो सीसा का सिक्का कौन चलवाएगा? सातवाहन वंश ही चलाएगा साहब। सीसा किस में लगा होता है? वाहन में, तो सातवाहन वंश सीसा का सिक्का चलवाएगा। यहाँ से आप याद कर सकते हैं। सीसा का सिक्का किसने चलवाया? सातवाहन वंश ने, क्योंकि जो सीसा है वो काय में लगा रहता है? वाहन में लगा रहता है, तो सीसा का सिक्का सातवाहन वंश चलाया। नेक्स्ट, भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। भक्ति आंदोलन, हम भक्ति किसकी करते हैं? राम की भक्ति करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं। तो भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की थी, तो इसका उत्तर देखते हैं। क्योंकि हम किसकी भक्ति करते हैं? राम की भक्ति करते हैं, राम हमारे आराध्य हैं। तो भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार की थी, तो इसका उत्तर है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि की थी। क्योंकि हम भक्ति करते हैं तो वो करते हैं राम की, इसलिए रामानुजाचार्य ही क्या करेंगे? भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार करेंगे। इस प्रकार से ऐसा उत्तर हम बना सकते हैं, उत्तर निकाल सकते हैं कि भक्ति हम करते हैं राम की, और भक्ति आंदोलन की जो पृष्ठभूमि तैयार करेंगे तो वो करेंगे रामानुजाचार्य। नेक्स्ट है, अबुल फजल की हत्या की थी। अबुल फजल जे बहुत ही बड़े वो माने गए हैं अबुल फजल, और इनकी हत्या कौन कर सकता है? अबुल फजल जो है बहुत ही मतलब विख्यात, इनका प्रसिद्ध है इतिहास में नाम अबुल फजल का। तो वो कोई वीर ही होगा जो अबुल फजल की हत्या करेगा। कोई मामूली इंसान अबुल फजल की हत्या कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध हस्ती हुई है इतिहास की अबुल फजल। तो अबुल फजल की कौन करेगा? कोई वीर ही होगा, वही हत्या कर सकता है। तो उत्तर देखते हैं, उत्तर है इसका वीर सिंह बुंदेला। अबुल फजल की हत्या की थी वीर सिंह बुंदेला, क्योंकि अबुल फजल बहुत बड़ी हस्ती थे, और कोई वीर ही होगा जो कि अबुल फजल की हत्या करेगा। तो यहाँ पर वीर सिंह बुंदेला ने इनकी हत्या की थी। नेक्स्ट है, द्वितीय ताजमहल कहलाता है। द्वितीय ताजमहल, तो देखो पहला जो ताजमहल बना आगरा में वो किसकी याद में बना? मुमताज की याद में, बीबी की याद में बनवाया शाहजहां ने, है ना? तो मुमताज की याद में बनवाया। तो द्वितीय ताजमहल जो बनेगा वो भी किसकी याद में बनेगा? वो भी बीबी की याद में ही बनेगा। तो उत्तर देखो कैसा है, उत्तर आ गया बीबी का मकबरा। द्वितीय ताजमहल कहलाता है बीबी का मकबरा। वो भी जो है बीबी का जो मकबरा है वह द्वितीय ताजमहल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, शेर शाह का मूल नाम था। अब देखना, शेर शाह, अगर शेर आपको दिख जाता है तो आप क्या करेंगे? शेर आपको दिख जाता है, आप जंगल में है तो क्या करेंगे? फरियाद करेंगे कि नहीं करेंगे? भगवान मुझे बचा लो। तो शेर शाह का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर होगा, क्या होगा देखते हैं, फरीद खां। क्योंकि शेर हम दिख गया तो हम क्या करेंगे? भगवान से फरियाद करेंगे, फरीद करेंगे कि भगवान मुझे बचा लो। तो शेर शाह का मूल नाम क्या होगा? फरीद खां होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी का गठन किया था। तो गदर पार्टी, जो गदर पार्टी है, गदर कौन मचाता है? आप बताओ, गदर कौन मचा सकता है जिसके अंदर क्या है? कुछ करने का जज्बा है। तो जो लाला लोग होते हैं, आपने सुना होगा लाला, ला 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 ला, वो ही गदर मचाते हैं कि ला 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 ला। तो लाला हरदयाल साहब ने क्या किया था? गदर पार्टी का गठन किया था। क्योंकि गदर वो ही मचा सकते हैं जो करते हैं ला ला, या जो लाला लोग होते हैं वो ही गदर पार्टी की गठन कर सकते हैं, क्योंकि गदर वो ही मचा सकते हैं, लाला लोग। नेक्स्ट है, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन, भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। तो अब बताएं, ग्रांड ओल्ड मैन किसे कहेंगे? पापा को कहेंगे या दादा को कहेंगे? दादा को ही कहेंगे ना ग्रांड ओल्ड मैन, पापा को तो नहीं कहेंगे। तो दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है। यहां पर आया कि ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाता है, तो हमने क्या किया कि हम पापा को ग्रांड ओल्ड मैन नहीं कहेंगे, हम दादा को ग्रांड ओल्ड मैन कहेंगे। तो दादा भाई नौरोजी इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतपुर अभ्यारण्य है। तो भरत ने क्या किया है? भरत का आपने इतिहास में नाम सुना होगा भरत का। तो भरत ने क्या किया है? राज किया है, राज, भारत पे राज किया है, जिससे कि हम पढ़ते हैं कि भरत के नाम पर हमारे भारत का नाम पड़ा। इस प्रकार से कुछ अनेक धारणाएं हैं, लेकिन भरतपुर अभ्यारण्य कहां होगा? तो क्या बना कि भरत ने राज किया है, तो भरतपुर अभ्यारण्य कहां होगा? राजस्थान में होगा। कहां होगा? राजस्थान में। भरत ने क्या किया है? राज, तो राजस्थान में ही भरतपुर अभ्यारण्य होगा। नेक्स्ट है, संस्कृत व्याकरण के जनक कौन है? संस्कृत को हम देखते हैं कि पढ़ते हैं? पढ़ते हैं संस्कृत को। तो संस्कृत व्याकरण के जनक कौन होंगे? क्योंकि हम संस्कृत पढ़ते हैं तो पाणिनि ही होंगे। संस्कृत व्याकरण के जनक पाणिनि होंगे। संस्कृत क्या करते हैं? हम पढ़ते हैं, तो इनके व्याकरण के जनक कौन होंगे? पाणिनि होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सबसे निचले स्थान पर स्थित झील कौन सी? सबसे निचले स्थान पर, जब व्यक्ति का जन्म होता है, हो गया, अब वह सबसे ऊंचाइयों पर पहुंचता है, बहुत अमीरी पे बहुत मंजिलें छूता है, और सबसे नीचे स्थान पर कब पहुंचता है? जब उसकी मृत्यु हो जाती है। तो विश्व में सबसे निचले स्थान पर स्थित झील कौन सी होगी? मृत सागर। मृत सागर सबसे नीचे है, क्योंकि जब
व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वह सबसे नीचे स्थान पर पहुंच जाता है। तो मृत सागर विश्व में सबसे निचले स्थान की झील होगी। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन है? खारे पानी की झील कौन सी होगी? खारा क्या रहता है? आपने देखा होगा कि आपके घर में वो बनते चीला, चिल्का बोलते, चीला बोलते, क्या बोलते, तो वो क्या रहते हैं? खारे रहते हैं। तो सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? क्या होगी? चिल्का झील। चिल्का कौन सी होगी? चिल्का झील होगी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, क्योंकि हमारे घर तो चीला कैसे रहते हैं? खारे रहते हैं। तो चिल्का झील कैसी होगी? खारे पानी की झील होगी, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील होगी चिल्का झील। नेक्स्ट है धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहां है? धान, देखो धान अगर हम बेचें तो क्या होगा? मनी आएगी ना। अगर हम आपके पास आए कि हमें आपकी धान खरीदनी है तो आप क्या बोलेंगे? मनी ला। मनी पहले, मनी ला, उसके बाद हम धान देंगे। तो धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहां होगा? तो वो होगा मनीला में, क्योंकि हमारे पास कोई आएगा धान खरीदने तो हम क्या बोलेंगे? मनी ला। पहले मनी ला, उसके बाद हम दान देंगे। तो धान का अंतरराष्ट्रीय शोध संस्थान कहां है? मनीला, फिलीपींस में। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है, दुधवा मतलब दूध से बना दुधवा। तो दूध का उत्पादन कहां होता है सर्वाधिक भारत में? तो वो होता है उत्तर प्रदेश में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूध का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, इसलिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भी कहां होगा? उत्तर प्रदेश में ही होगा। नेक्स्ट है उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना कहां पर स्थित होगी? देखें, उकाई कब होने लगती है? जब बहुत तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ जाता है तो क्या होती है? उकाई। उकाई मतलब उल्टी जिसे बोलते हैं, तो उल्टी होने लगती है किसी किसी को, तो तापमान बढ़ जाता है। उकाई कब होती है? जब तापमान बढ़ जाता है। तो ये उकाई जो परियोजना है वो कहां पर होगी? ताप्ती नदी पर होगी। कहां पर? गुजरात में, क्योंकि उकाई कब होती है? जब तापमान बढ़ जाता है। तो ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना होगी गुजरात में। नेक्स्ट है शेरशाह का मकबरा स्थित है। शेरशाह का हमने पढ़ा था कि शेर अगर दिख जाए तो हम भगवान से क्या करने लगते? फरीद करने लगते हैं, इसलिए शेरशाह का जो मूल नाम था वो था फरीद खान। अब शेरशाह का मकबरा कहां स्थित होगा? देखना कि अगर हमें शेर दिख रहा है तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? राम का नाम लेंगे ना, राम से फरियाद करेंगे कि मुझे बचा लो, हैं, और बिहार करेंगे, दौड़ेंगे, हम भागेंगे, है ना। बिहार करेंगे, बिहार मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। बिहार कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, तो भाग रहे हैं। शेरशाह दिख रहा है तो शेरशाह का मकबरा कहां स्थित होगा? हम राम से फरियाद कर रहे हैं, शेर दिख गया है, और हम क्या कर रहे हैं? बिहार कर रहे हैं। तो सासाराम, आसाराम को याद नहीं करना यहां पर। सासाराम बिहार में होगा। शेरशाह का मकबरा कहां पर होगा? शेरशाह का जो मकबरा है वो सासाराम बिहार में होगा, क्योंकि शेर दिख गया तो हम भगवान से फरीद करेंगे। किस भगवान से फरीद करेंगे? राम भगवान से फरीद करेंगे, और बिहार करेंगे वहां से जहां शेर होगा, भाग जाएंगे वहां से हम। तो सासाराम बिहार में ये शेरशाह का मकबरा होगा। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपने सुना होगा, कान्हा कृष्ण कन्हैया जो है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित होगा? देखें, कान्हा को देखकर अगर कान्हा दिख जाए अभी तो क्या होगा? आपका मन डोलने लगेगा कि कितने सुंदर है कान्हा, और हमारा मन डोलने लगा है साहब, क्योंकि हमें कान्हा को क्या करना है? खिलाना है, उनको गोदी में लेना है कान्हा को। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर होगा? मंडला में होगा, क्योंकि हमारा क्या हो रहा है? मन डोलने लगा है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां होगा? मंडला में। मंडला जो कि कहां पर है? मध्य प्रदेश में, क्योंकि कान्हा को देखकर हमारा मन डोलने लगा। तो मंडोला, मंडला में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान होगा। कान्हा को देखकर हमारा मन डोलने लगा, मंडला। भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो देखना, भारत का मैनचेस्टर, अगर एक व्यक्ति की मैन और चेस्टर मतलब क्या हो? चेस्ट मतलब होता है सीना जो अपनी जो भुजाएं और सीना होता है, अगर इनकी कोई आदमी की अच्छा सीना हो जाए तो उसको क्या होने लगता है? सीना हो जाए, अच्छा शरीर उसका बहुत बलवान हो जाए, है ना। तो क्या होता है? उसको अहम हो जाता है कि मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया, मैं बहुत बलवान हो गया। तो मैनचेस्टर जो अगर किसी की बढ़ जाए तो उसको क्या हो जाता है? अहम हो जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाएगा? वो कहा जाएगा अहमदाबाद को, क्योंकि चेस्ट जब बढ़ जाती हैं, मैन चेस्ट हो जाती हैं, तो उसको अहम हो जाता है। तो अहमदाबाद में भारत का मैनचेस्टर स्थित होगा। नेक्स्ट है अलमाटी बांध कहाँ स्थित है? अलमाटी जो बांध है वो कहाँ स्थित है? तो अब देखना, अलमाटी माटी मतलब क्या होता है? मिट्टी, है ना। तो मिट्टी कौन खाता था? आपने देखा? कृष्ण जी मिट्टी खाते थे।
छोटे थे जब क्या खाते थे, मिट्टी खाते थे। तो ये अलमाटी बांध कहां पर स्थित होगा, ये भी कृष्णा नदी पर ही अलमाटी बांध जो है कर्नाटक में होगा, क्योंकि जो अलमाटी है, माटी कौन खाते थे, कृष्ण जी खाते थे, और ये कहां पर होगा, और नाटक करते थे, बहुत माटी खाते थे, तो ये अलमाटी बांध कहां पर होगा, कृष्णा नदी पर कर्नाटक में होगा। ऐसे याद कर सकते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, तो नर्मदा क्या है, नर्मदा नदी है, और वो कैसी है, अमर है ना, कि मर जाएगी, नहीं मरेगी, क्योंकि वो क्या है, अमर है। तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहां से होगा, वो होगा अमरकंटक से, क्योंकि नर्मदा नदी क्या है, अमर है, इसलिए अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल माना जाएगा। नेक्स्ट है महाभारत का अन्य नाम क्या है। अब महाभारत की एक बात बताओ, महाभारत की हम जय बोलते कि नहीं बोलते, बोलते हैं ना, महाभारत महाकाव्य है महाभारत, हम उसकी जय बोलते हैं महाभारत की। तो महाभारत का अन्य नाम क्या होगा, जय संहिता होगा, क्योंकि हम इसकी क्या बोलते, जय बोलते महाभारत की, तो जय संहिता महाभारत का अन्य नाम होगा। नेक्स्ट, पाल वंश का संस्थापक कौन था। पाल, पाल और गोपाल एक से ही नाम लगते हैं, तो पाल वंश का जो संस्थापक होगा वो कौन होगा, गोपाल ही होगा। पाल वंश का संस्थापक गोपाल ही होगा, ऐसे याद कर सकते हैं। और सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी, तो कौन करेगा, सर्वप्रथम शाह की। शाह की अगर कोई उपाधि धारण कर ले तो हम क्या करेंगे, उसे मुबारकबाद देने जाएंगे कि नहीं जाएंगे। शाह की उपाधि धारण कर ली भाई इसने, तो हम इसको मुबारकबाद दे आए। तो मुबारक जो खां थे उन्होंने शाह की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इन्होंने शाह की उपाधि धारण कर ली, तो हम सब लोग मुबारक देने उन्हें जा रहे हैं। तो मुबारक खां ने सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की थी, ऐसे याद कर सकते हैं। और तेनालीराम दरबारी थे, तो तेनालीराम जो थे वो दरबारी थे। अब बताओ कि अब तेनाली राम, मतलब तेने अगर राम को ले लिया है तो हम किसको लेंगे, राम और कृष्ण, दो नाम जो है सबकी जिह्वा पर रटे हुए हैं। अगर किसी ने राम को ले लिया है कि मेरे भगवान तो राम हैं, तुम क्या बोलोगे, मेरे भगवान कृष्ण हैं। तूने राम ले लिए तो मैं कृष्ण लूंगा। तो तेनालीराम दरबारी कवि कौन के होंगे, कृष्णदेव राय के। तेनालीराम किसके होंगे, कृष्णदेव राय के होंगे। तेनाली राम, यहां से बन जाएगा कि तेने ली राम तो मैंने ली कृष्ण, इस प्रकार से। तो कृष्णदेव राय जो है तेनालीराम दरबारी थे कृष्णदेव राय के। नेक्स्ट है लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। लोह एवं रक्त, लोह बहुत हार्ड होता है, बहुत बल होता है उसमें। रक्त की अगर कोई बात करे तो रक्त वही बहा सकता है जिसके अंदर बल है, जो बलवान है। तो लोह एवं रक्त की नीति कौन कौन कर सकता है, जिसके अंदर बल है तो वही कर सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, जिसके अंदर बल है वही लोह एवं रक्त की नीति को जो है पालन किया जा सकता है। तो इसका उत्तर देखते हैं, बलबन। लोह एवं रक्त की नीति का पालन किया था तो वो किया था बलबन ने, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। तो न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है, न्याय की जरूरत किसे है, इस जहां को है कि लोक को है कि नरक को है, किसको है न्याय की जंजीर। न्याय की अगर किसी को जरूरत है वर्तमान में तो वो है इस जहां को। तो न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है तो वो किया जाता है जहांगीर को, क्योंकि इस जहां को न्याय की जंजीर की क्या है, जरूरत है। तो जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए याद किया जाता है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर किसने कहा। अब देखना कि महात्मा गांधी इतनी बहुत बड़ी हस्ती थे, और उनको अगर कोई अर्धनंगा फकीर बोल देगा तो क्या होगा, चर्चा का विषय हो जाएगा ना। चर्चा होने लगेगी कि बताओ महात्मा गांधी जी को इन्होंने अर्धनंगा फकीर बोल दिया। तो अर्धनंगा फकीर कौन बोलेगा, जिसकी चर्चा होगी। तो जो विंस्टन चर्चिल हुए हैं, इन्होंने क्या बोल दिया था, महात्मा गांधी को अर्धनंगा फकीर बोला था। और जो अर्धनंगा फकीर बोलेगी तो उसकी तो वास्तव में चर्चा तो होगी। तो विंस्टन चर्चिल ने इनको बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी का अंतरात्म रक्षक कहा जाता है। अंतरात्म रक्षक, अब बताओ कि महात्मा गांधी का अंतरात्म रक्षक किसे कहा जाएगा। अंतरात्मा, आज आप देखते हो कि आपने भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन एक भगवान को जरूर देखा है कि जो हमें सुबह की रोशनी देता है और जो हमारी जिंदगी का एकमात्र साधन है, जिसको देख करके हम जीते हैं, जिसकी छाया में हम जीते हैं, तो वो है कौन, रवि, जिसे कि क्या बोलते हैं हम, सूर्य बोलते हैं। वही महात्मा गांधी का अंतरात्म रक्षक है, उन्हीं को सब मानते हैं। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं, उन्होंने क्या किया है, महात्मा गांधी का अंतरात्म रक्षक कहा जाता है रविंद्रनाथ टैगोर को, क्योंकि महात्मा गांधी किसे मानता थे अपने आत्मरक्षा का रक्षक किसे मानते, रवि। रवि मतलब होता है सूर्य, और इंद्र मतलब भी सूर्य होता है। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो है अंतरात्म रक्षक थे।
नेक्स्ट है, गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि किसने दी? सर्वप्रथम जो महात्मा की उपाधि अगर कोई देगा तो कौन देगा? रवि, इंद्र। रवि और इंद्र ये सब लोग जो है मिलकर क्या करेंगे, महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि देने का प्रयास करेंगे। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि दी थी। नेक्स्ट है, टीपू सुल्तान शासक था। टीपू सुल्तान जो था वो शासक था। आपने सुना होगा टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान बहुत ही मतलब बहुत ही ताकतवर और सूरमा हुए हैं, बहुत ही सूरमा बोलते हैं ताकतवर बलवान को। तो टीपू सुल्तान शासक कहाँ का होगा? क्योंकि टीपू सुल्तान, मैं क्या हूं? सूर हूं, सूरमा हूं। तो कहाँ का होगा टीपू सुल्तान शासक? वो होगा मैसूर का, क्योंकि जे क्या बोलता था, मैं सूर हूं, मैं बलवान हूं। तो कहाँ का होगा टीपू सुल्तान शासक? मैसूर का। ऐसे इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। अब देखना, सेंट्रल ड्रग आप जानते होंगे, ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट अगर आपको खोलना है तो क्या होना चाहिए आपके पास? लगभग जो है 1 लाख रुपया तो आपके पास होना ही चाहिए। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलने के लिए 1 लाख रुपया होना चाहिए। तो ये देखते हैं कहां पर होगा। ये जो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा तो वो कहां पर होगा? लखनऊ में, क्योंकि इसको खोलने के लिए लाख रुपया जो है हमारे पास होना चाहिए। तो लखनऊ में ये स्थित होगा सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट है, फूलों की घाटी चमोली स्थित है। फूलों की घाटी चमोली स्थित कहां होगी? देखना, जब आप एक गुलाब का फूल लाते हैं और किसी आप अपनी प्रेमिका को जिसे आप चाहते हो उसको प्रेम के रूप में फूल भेंट करते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमें उत्तर जरूर मिलेगा। क्या मिलेगा? उत्तर मिलेगा। तो ये फूलों की घाटी कहां पर होगी? आप एक प्रयास करते हैं कि हमें उत्तर जरूर मिलेगा, तो ये कहां पर होगा? उत्तरांचल में, क्योंकि फूल जब हम किसी को देते हैं तो हम उत्तर की अपेक्षा रखते हैं। तो उत्तरांचल में फूलों की घाटी चमोली स्थित है, उत्तरांचल में। नेक्स्ट है, विवेकानंद रॉक स्थित है। अब आप विवेकानंद को कैसे याद कर सकते हैं? सबसे प्रसिद्ध अगर इनका कोई भाषण हुआ है और कोई अगर इनकी जो चीज हुई है विवेकानंद जी की, सबसे प्रसिद्ध जो देश और विदेश में जिसके रूप में जो है विवेकानंद जी को जाना जाता है, तो वो कौन सा था? शिकागो भाषण। शिकागो का जो भाषण हुआ था उसके रूप में जो है विवेकानंद जी को आज हम कई वर्षों से जानते हैं और उनको हमेशा अपना आदर्श मानते हैं विवेकानंद जी को। तो विवेकानंद रॉक कहां पर स्थित होगा? इन्होंने क्या कहा था उस भाषण में? इन्होंने कहा था कि मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इनको सिर्फ 1 मिनट या 1.5 मिनट दिया गया था और उसके बाद जब इन्होंने ऐसा भाषण दिया कि मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, उपस्थित सभी मेरे बुजुर्गों, इस प्रकार से जब इन्होंने भाषण दिया तो इन्हें लगभग 1 या 1.5 घंटे का समय उन्हें दिया गया बोलने का। तो इन्होंने क्या कहा? कुमारी कन्या जो कन्याएं थी उनको क्या कहा? इन्होंने बहन कहा। कुमारी कन्याओं को किसने कहा? विवेकानंद ने। तो विवेकानंद रॉक कहां स्थित होगा? कहां होगा? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में, क्योंकि इन्होंने विवेकानंद जी ने कन्याएं कुमारी थी उनको कहा कि मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, इस प्रकार से इन्होंने संबोधित किया विवेकानंद जी ने। तो विवेकानंद रॉक कहां पर स्थित होगा? कन्याकुमारी, तमिलनाडु में है। जो कि इस प्रकार से याद कर सकते हैं विवेकानंद जी बहुत ही सुपर हस्ती हुए हैं और जिन्हें हम भी आदर्श मानते हैं विवेकानंद जी को। तो कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक स्थित है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और केंद्रीय चावल शोध संस्थान स्थित है। केंद्रीय चावल जो शोध संस्थान है तो वो कहां पर स्थित होगा? देखना, चावल जो है, चावल आप खाते होंगे, चावल कहां से प्राप्त होता है? धान से प्राप्त होता है। एक कॉमन सेंस की बात है, आप भी ऐसे लगा सकते हैं कि धान से प्राप्त होती है। तो धान को हम क्या करते हैं? काटते हैं ना, धान को हम काटते हैं, तब हमें क्या मिलता है? चावल प्राप्त होता है। तो चावल शोध संस्थान कहां पर होगा? वो होगा कटक में। क्यों होगा? क्योंकि हम चावल हमें प्राप्त होता है धान से और धान को हम क्या करते हैं? काटते हैं। तो कट करते हैं, उसको कट करते हैं। तो कटक में हमें चावल शोध संस्थान जो है स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरुक्षेत्र का मैदान वह पानीपत स्थित है। तो कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वह पानीपत कहां पर होगा? अब देखना, एक मैदान है और मैदान में अगर आपको हरियाली चाहिए तो क्या होना चाहिए? पानी होना चाहिए। जब हम पानी देंगे, बीज देंगे, तो मैदान में क्या हो जाएगी? हरियाली हो जाएगी। और जब हरियाली हो जाएगी तो जो कुरुक्षेत्र का मैदान होगा और पानीपत होगा, ये कहां पर होंगे? ये भी कहां पर होंगे? हरियाणा में होंगे। क्योंकि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब हमने पानी दिया तो क्या हो गया? हरियाली छा गई। तो ये हरियाणा में होंगे कुरुक्षेत्र का मैदान और पानीपत। नेक्स्ट देखें, भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। तो कृत्रिम भू उपग्रह कहां हम छोड़ते हैं? उपग्रह अंतरिक्ष में स्थित करते ना,
तो अंतरिक्ष में जब हम भगवान को याद करते हैं तो भगवान क्या बोलते हैं कि भगवान कहां पर हैं, ऊपर हैं बोलते हैं, ऊपर हैं, और उपग्रह भी हम ऊपर ही छोड़ते हैं। तो भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहां स्थित होगा, हरिकोटा में होगा कि हमारे पास होगा कहीं, नहीं, वो हरिकोटा, क्योंकि उपग्रह भी अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है और हम जब हरि को याद कर सकते हैं, भगवान को याद करते हैं तो ऊपर ही देखते हैं कि भगवान ऊपर है। कहीं ऐसा हमारा विश्वास होता है कि भारत का जो कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वो कहां पर है, हरिकोटा में, और जब हम उपग्रह को कहां छोड़ते हैं, भगवान ऊपर जो है इसको स्थापित करते हैं, अंतरिक्ष में स्थापित करते हैं, और वहीं पर क्या है, हरि हैं, तो हरिकोटा में ही स्थापित जो है प्रक्षेपण केंद्र स्थापित होगा। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज आधारित है, ब्रह्म समाज, ब्रह्म से बना ब्रह्मा, है ना। तो ब्रह्मा क्या है, इस दुनिया में कितने ब्रह्मा हैं, एक है कि अनेक हैं, एक ही ब्रह्मा है। सब लोग बोलते हैं कि इन सब हम सब जो है एक ही ब्रह्मा की संतान है, तो एक ही ब्रह्मा है, तो ब्रह्म समाज आधारित है, काय पर आधारित होगी, एक ही ब्रह्मा पर आधारित होगी, अर्थात एकेश्वरवाद पर आधारित है। एकेश्वरवाद, ब्रह्मा क्या है, एक हैं, तो ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर, ऐसे इसको याद कर सकते हैं दोस्तों। और हम तो सिर्फ याद कर रहे हैं, इसमें अगर किसी को किसी भी प्रकार से अगर ठेस पहुंचे तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। इस प्रकार से हम सिर्फ याद करने का उद्देश्य है और किसी प्रकार से कोई नहीं है, हम ऐसे याद कर सकते हैं, अपने भगवानों को याद कर सकते हैं और अपने जो है इस कोर्स को भी याद कर सकते हैं, प्रश्नों को याद कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार से अगर कोई को ठेस लगे तो उसके लिए मुझे माफ करना। तो ब्रह्म समाज आधारित है तो वो है एकेश्वरवाद, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो है एक है, तो एकेश्वरवाद पर आधारित होगी ब्रह्म समाज। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया, कहां ले जाएगा ये, जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपनी राजधानी कहां ले जाएगा। अब देखना, दिल्ली को राजधानी बनाया गया क्योंकि यहां पर दौलत बहुत है, दौलतमंद लोग हैं, तो जो मोहम्मद बिन तुगलक आएगा वो राजधानी दिल्ली से कहां ले जाएगा, जहां पर दौलत होगी, जहां पर दौलत अधिक होगी वहां पर ले जाएगा, तो ये दौलताबाद में ले जाएगा, दौलताबाद में ले जाएगा, क्योंकि यहां पर क्या है, दौलत जो है बहुत अधिक है। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी को दिल्ली से ले जाएगा दौलताबाद। और अभी हमने पढ़ा था कि जो दौलत खान ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, क्यों किया था, दौलत के लिए बाबर ने आक्रमण किया था और दौलत खान ने उनको आमंत्रित किया था। तो दोस्तों इस प्रकार से याद कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा हो और कहीं अगर मिस्टेक हो गई हो, गलती हो गई, तो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से आगे का जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी जल्द आएगा, आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं कि बहुत ही आपको कैसा लगा ये वीडियो, और लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद। और हमारे वीडियो को आप लाइक तो करेंगे ही और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद।